हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास को। यह जो क्लास है यह जे टेट के लिए, बिहार टीईटी के लिए या फिर अन्य राज्यों में होने वाले टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। आइए हम लोग देखते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का जो लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने इसे 3 भागों में बांटा है। इस चार्ट की मदद से हम यह जान पाएंगे कि आखिर इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है इतिहास का, और किन किन चीज़ों को हम पहले पढ़ेंगे, किन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। क्या है कि जब हम इतिहास को एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अगर हम जहाँ तहाँ से पढ़ें तो वही चीज़ें हमें याद नहीं आती और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कौन सा काल पहले था, कौन सा बाद में था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। इस प्राक ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहले हम लोग जानते हैं प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राक ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने के लिए हम पुरातात्विक स्रोत का उपयोग करते हैं। इसकी मदद से ही हम इसके इतिहास को जान पाए हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो जो भी मानव पहले उपयोग करता था, जो उसकी उपयोग की वस्तुएं थी, चाहे वो अनाज हो, कपड़े हों, बर्तन हो, तो इन चीज़ों को जब हम लोग खनन के द्वारा, खुदाई के द्वारा निकालते हैं और उसकी मदद से जानते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव किस तरह से रहता था, किस तरीके से जीवन यापन करता था। आगे है कि इसमें हमारे पास प्राक ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने के लिए कोई भी लिखित स्रोत नहीं है, क्योंकि उस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो इसलिए हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है। प्राक ऐतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहा जाता है, यानी इसको पाषाण काल में रखते हैं। इसको पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय मानव जो था वो पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा करता था। इसके अंतर्गत पहला है पूरा पाषाण काल, इसे हम लोगों को पढ़ना है। फिर मध्य पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद नव पाषाण काल को देखेंगे और उसके बाद ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखेंगे। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक एरा कहते हैं, और इस समय के इतिहास को जानने के लिए भी हम पुरातात्विक स्रोतों की सहायता लेते हैं। इस काल में मानव को लिखना पढ़ना आता था, लेकिन उसने जो कुछ भी लिखा है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसके अंतर्गत हम हड़प्पा काल को पढ़ेंगे। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम लोग हिस्टोरिक एरा बोलते हैं, और इसके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों की मदद हम लेते हैं, और इसमें मानव को लिखना पढ़ना भी आता था और उसके लेखन के हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, और इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, और मानव ने लिखा भी था और इसको हम लोग पढ़ा जा सकता है। तो हम लोग इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो देखते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल में मानव को लिखना नहीं आता था, तो लेखन का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। आधे ऐतिहासिक काल में लिखा तो जा चुका था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक काल में लिखित भी है और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और समकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो ये था इतिहास का एक खाका कह सकते हैं इसको, कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और किसके बाद कौन सा चीज़ आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। इतिहास का वह काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इस काल में मानव जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पहला है पूरा पाषाण काल। इसका जो समय था वो 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व का था। पूरा पाषाण काल में लो कब था, ये कौन सा काल था? 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल जो था उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये हो गई कि आखिर इन संख्याओं को हम उल्टे क्रम से क्यों लिख रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि 12,000 से 25 लाख की ओर ऐसे हम लोग नॉर्मली जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लाख से 12,000। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, और ऐसे हम लोग किस लिए लिखते हैं। देखिए, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसको जीरो माना गया है। जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर हैं या फिर ईसाई कैलेंडर हैं उनमें ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को जीरो माना गया है, और उससे पहले की ईस्वी सन को इंगित करने के लिए उसको बीसी बोलते हैं, या फिर उसमें ईसा पूर्व लगा देते हैं, और उसके बाद यानी ईसा मसीह के बाद वाले तिथि को देखने के लिए उसको एडी अगर इंग्लिश में लिखा होता है या फिर ईस्वी लिखा होता है। यानी कि जब हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं, बीसी की तरफ जाते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, तो इसका मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि 12 लाख साल पहले
तो यानी कि जीरो से, ये जो जीरो है ईसा मसीह के जन्म से 12 लाख, यानी या फिर अभी हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख से 12,000 साल पहले, तो यानी कि जो पूरा पाषाण काल शुरू हुआ था वो 25 ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था, और ख़त्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 12,000 साल पहले तक ये चला। तो इसमें इसीलिए उल्टा चलता है, जैसे पहले 20 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से ये जीरो पे आके ख़त्म होगा। इसीलिए इसको हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे ये उल्टा चल रहा हो। इसको हम लोग बीसी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व बोलते हैं, और इसको अभी वर्तमान में बीसीई भी बोला जाता है। और साथ ही ये जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है इसको एडी बोला जाता है, या फिर हिंदी में ईस्वी लिखा हुआ होता है, ईस्वी सन लिखा हुआ होता है, या फिर सीई भी लिखा हुआ होता है। इसका कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जैसे पिछली बार ही सीटेट में पूछा गया था सीई का फुल फॉर्म, तो इसका होता है कॉमन एरा, और बीसीई का यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। हमने पूरा पाषाण का काल देखा, यानी कि समय देखा, 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय मानव जो था वो खाना बदोश या खाद्य संग्राहक के रूप में रहता था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो यहाँ हमने देखा कि इस समय मानव जो था उसको आदि मानव कहते हैं। वो झुक के चलता था, वो सीधा नहीं चलता था। इस समय मानव जो था वो खाना बदोश था, यानी कि वो केवल खाने पे ही आश्रित रहता था, उसका और बाकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो केवल खाता था और सोता था, उसका मुख्य उद्देश्य भोजन की प्राप्ति था। इसी को हम लोग खाद्य संग्राहक भी कह सकते हैं। केवल भोजन इकट्ठा करता था, खाता था और सो जाता था। इस समय जो मानव था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस आग की खोज कब हुई थी। दूसरा हम देखते हैं मध्य पाषाण काल को। इसका जो समय है वो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, यानी कि पूरा पाषाण काल में क्या था कि पत्थरों के बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करते थे लोग, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते हथियारों के आकार जो थे, पत्थरों के साइज जो थे वो छोटे होने लगे थे। और मानव का सबसे प्रमुख कार्य मध्य पाषाण काल में क्या था कि वो है अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम मानव उस समय तक करने लगा था। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ये दोनों एक ही है, नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इसका जो समय है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव ने कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। इस काल में क्या है, मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव जो थे वो पहिया की और मनका की, यानी मनका क्या होता है, एक टाइप का छोटा घड़ा बोल सकते हैं, उनकी खोज उन्होंने किया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि की खोज हुई थी। तो कृषि ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और कृषि हो गई, ऐसा नहीं है। कृषि के लिए पहले अस्थायी आवास होना जरूरी है, एक जगह पे रहेंगे तभी फसल को बोएंगे, उगाएंगे, काटेंगे, तो उसके लिए अस्थायी आवास होना जरूरी है। और कृषि के साथ उन्होंने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे एक ये है नोट है, मानव ने खेती 8,000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में की थी सबसे पहली बार। पहली कृषि जौ तथा गेहूं की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। आगे हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल को। यह पाषाण काल का अंतिम चरण था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था, और इसी औद्योगिकीकरण का परिणाम सिंधु सभ्यता के रूप में आगे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या था, ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी, और इसके आधार पे तांबे का ही बर्तन या फिर औजार वगैरह बनने लगे थे। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे, जो कि अभी हमें मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत जहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहला है मद्रास, यानी कि अभी वर्तमान तमिलनाडु में पल्लौरन में कंकाल हमें मिला है। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वहाँ पे हमें गुफा में यानी शैल चित्रकारी मिला है। गुफाओं में चित्र बना हुआ है आदि मानव का, जो कि रायसेन जिला में है। और ये कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे है। बिहार में चिरांद एक जगह है जो छपरा में है, वहाँ से भी जो पाषाण काल के अवशेष जो हैं वो हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा में हमें चावल का साक्ष्य मिला है। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है कि वहाँ कश्मीर में ठंड से बचने के लिए वो आदि मानव लोग क्या करते थे कि गड्ढा खोद
खुद की ज़मीन के नीचे रहते थे। मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि मेहरगढ़ में 8000 साल पहले खेती सबसे पहली बार हुई थी, वहाँ जौ और गेहूं की खेती की गई थी। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग मैप की सहायता से देखें कि वर्तमान में ये कौन कौन से जगह हैं। यहाँ पे ये देश जो है वो भारत है, और यह जो है ये पाकिस्तान है, और इस तरफ का जो देश है ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास यहाँ बॉर्डर पर हम देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है, ये जो पर्वत है, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं के बीच में वो जो आदि मानव थे मेहरगढ़ में सबसे पहले यहाँ पे खेती प्रारंभ की गई थी 8000 साल पहले। जैसा कि हमने पढ़ा कि यहीं पे मेहरगढ़ है, और यहीं पे वो आदि मानव जो था वो पहली बार कृषि यहाँ पे किया था। दूसरा है नर्मदा नदी के तट पर, यहाँ पे जो था वो भीमबेटका है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर किस क्षेत्र में आदि मानव का वो मिलता है, साक्ष्य मिलता है, या फिर शैल चित्रकारी मिलता है। तो ये नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका में मिला है। और है फिर हमने देखा था कि मद्रास में यानी तमिलनाडु में पल्लवरन में कंकाल मिला था, हमें मानव का कंकाल मिला था। तो ये जगह है। उत्तर प्रदेश के कोल्टिहवा में हमें चावल का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई थी का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिहवा में मिला, और सबसे पहले चावल की खेती भी यहीं हुई थी। यहाँ पे जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच खेती हुई थी वो कौन सा हुआ था? जौ और गेहूं की खेती की गई थी। लेकिन चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं हमें? कोल्डिहवा में, उत्तर प्रदेश में। कश्मीर के बुर्जहोम में हमें गर्तावास का साक्ष्य मिला है, यानी कि लोग गड्ढा बना के नीचे जमीन के नीचे रहते थे अपने परिवार के साथ। और हमने यहाँ मेहरगढ़ में देखा कि खेती के साक्ष्य सबसे पहले 8000 साल पहले मिला था जौ और गेहूं के। चावल के साक्ष्य यहाँ मिले हैं हमें उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। बुर्जहोम में गर्तावास का साक्ष्य मिला है, यहाँ से हमें मानव का कंकाल मिला है। बिहार के चिरान में यानी छपरा में से भी हमें इसके आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका एक जगह है, जहाँ से कि गुफा यानी शैल चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इसकी सहायता से हम इस मैप की सहायता से अच्छे से याद रख सकते हैं इन चीज़ों की, कि कहाँ पे कौन सा जगह है और कहाँ पे क्या क्या हुआ। इन चीज़ों की मदद से हम लोग याद रख सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, इन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पूरा पाषाण काल देखा, जिसमें इसका जो काल था 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व था। यहाँ पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो सबसे पहले अफ्रीका में आया था, और इसीलिए इसको अफ्रीका को हम लोग बोलते हैं मानव जाति का पालना भी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका को हम लोग मानव जाति का पालना बोलते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में अफ्रीका में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव जो था इस काल में खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था। इस समय पूरा पाषाण काल में ही आग जलाने की खोज यानी आग जलाना सीखा था मानव पूरा पाषाण काल में भी। देखिए इस तरीके से अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। इतिहास को पूरा डिटेल में लिख के अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो वो चीज़ शायद हम याद न रख पाएँ, वो बोझ बन जाता है। इसलिए इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट के रूप में अगर करके आप याद रखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर का बड़ा हथियार था। इस समय के मानव को हम लोग यायावर कहते हैं या फिर आदि मानव भी कहते हैं। खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, और यहाँ सबसे पहली जो सबसे बड़ी खोज थी इस काल में पूरा पाषाण काल में वो था आग की खोज। अब हम लोग दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल में। यह इसका जो समय था वो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व था, और इस समय अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार शुरू हुआ और हथियार के आकार जो थे वो छोटे होने लगे थे। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसका जो समय है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं हुई थी तो कृषि की शुरुआत हुई थी 8,000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में। यहाँ पे मानव जो था अस्थायी आवास बना के रहने लगा था। उसने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया, मनके की खोज की, पहिया की खोज हुई। तो ये सभी कार्य जो हुए वो नवपाषाण काल में हुए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जॉन ब्रूस ने इतिहास का वर्गीकरण जो है वो लिखावट के आधार पर किया था। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसका एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।